तो कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2 का छठा पाठ। 5 पाठ पढ़ चुके हैं, आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। इसके कवि है शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो इनकी एक छोटी सी कविता है उषा। नाम क्या है? उषा। जो सूर्य के ठीक पहले उदय होने से पहले का वर्णन शमशेर बहादुर ने बहुत ही सुंदर किया है। तो शमशेर बहादुर सिंह का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून यानी यूपी में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश व अब उत्तराखंड में है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड में है। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का इन्होंने संपादन भी किया है। सम्मान इनको क्या क्या मिले हैं? साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान व सहित अन्य पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनका निधन हो गया 1993 में। जन्म हुआ 1911 और निधन कब हुआ? 1993 में। प्रयोगवाद के कवि माने जाते हैं ये। ठीक है, ठीक छायावाद के बाद प्रयोगवाद आता है, इसके ये कवि माने जाते हैं, दोआब कहलाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दबाव मानने वाले शमशेर की कविताएं एक संदिग्ध स्थल पर खड़ी हैं। उर्दू और हिंदी के दबाव मानने वाले शमशेर हैं ये संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियोत्तर की है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोग धर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। यानी ये कविता ही इन्होंने जो लिखी है ना, वो बिंब के आधार पर ही लिखी है। बिंब का इतना सुंदर चित्रण किया है कि इस कविता में हम पढ़ेंगे। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों के रंग, रेखा, स्वरूप और कुची की अद्भुत काशिदकारी का माध्य रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधने से परे जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। यानी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद अच्छे शेर भी कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनगुंजों से भी भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने को भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवादी यानी प्रयोगवाद का प्रारंभ कब हुआ? 1943 से प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवादी कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आए। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया है। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का सबद चित्रण है। शमशेर ऐसे बिंब धर्मी कवि है जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। यानी भोर, सूर्य की भोर भई है, वो धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी माना गया है कवि को। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है।
वहाँ सील है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चौक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है, भविष्य की उजास है और हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती है उषा। यानी उषा कविता है वो क्या है, उषा कविता में ही इन चीज़ों का वर्णन है कि एक सील है, सील यानी एक शिला जो पत्थर की बनी होती है उसको कहा गया कि वह एक सील है। राख से लिपा हुआ चौका है, मानो उस कविता का ऐसा बिंब प्रतिबिंब दिखाया गया है कि जैसे राख बिछा कर के ऊपर चौके पे राख बिछा दी गई हो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते हैं, यानी स्लेट पर की कालिमा पर चाक से हम उसको पर रंग भरते हैं ना, इस तरह से वो लग रहा है दृश्य। इस तरह से कवि ने बिंब के आधार पर इस कविता को का एहसास कराया है। कविता का नाम है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, यानी अभी वो कैसा पड़ा है, गिल्ला है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो है। अब इन बिंबों का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है कि राख से लिपा हुआ चौका। कवि ने प्रातःकाल के दृश्य को एक घरेलू बिंब का मतलब शब्द चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया है यहाँ पर। तो कवि कहता है कि सवेरे के झुटपटे में आकाश बहुत नीले शंख जैसा था है। कैसा था आकाश? शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा है, अद्भुत है। कवि ने इसमें भोर के समय का एक अनूठा शब्द चित्र अंकित किया है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ है। कैसा था? शंख जैसे भोर का नभ, यानी आकाश बहुत नीले शंख जैसा था। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसा किसी ने अपने रसोई घर यानी रसोई घर के फर्श पर कोई राख से लीप दिया हो है। कुछ समय पूर्व ही लीपने के कारण वह अभी तक गिल्ला पड़ा है और झुटपटे में प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा भी दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई है। तो काला प्रतीत सा भी दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि राख अभी क्या थी, गिल्ली थी। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने है। सवेरे के झुटपटे के कारण प्रकाश की कमी से नीला आकाश कुछ काला सा लग रहा है और उषा की लालिमा उस पर पड़कर सुंदर दृश्य उपस्थित कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत काली सिल पर, कि सिल कैसी है, बहुत ही काली है, और उस पर लाल केसर पीस कर उस सिल को क्या कर दिया है, धुल दिया हो, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल है, यानी सिल कैसी लग रही है, बहुत ही काली है, और उस पर लाल केसर पीस कर धुल गई हो। यही आकाश काली सिल है तथा उषा की लालिमा लाल केसर है। ये आकाश को काली सिल माना गया है और उषा की जो लालिमा सुबह सुबह प्रभात होती है उसको क्या माना गया है, केसर माना गया है। यह ऐसा दृश्य लग रहा है जैसे काली स्लेट पर किसी ने लाल रंग की चाक मल दी हो। सुबह का ये दृश्य कैसा लग रहा है, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, यानी काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मिट्टी उस पर मल दी हो। काली स्लेट आकाश तथा लाल चाक उषा की लालिमा को यहाँ व्यंजित करते हैं। काली स्लेट आकाश को और लाल खड़िया मिट्टी चाक है वो उषा की लालिमा को व्यंजित करते हैं। यानी आकाश के लिए काली सील तथा स्लेट अनूठे और स्टिक यहाँ उपमान दिए गए हैं। नीले का आकाश की हल्की लालिमा के दृश्य को अंकित करने के लिए लाल केसर से धुला होना तथा स्लेट पर लाल खड़िया मला होना भी जाने पहचाने घरेलू बिंब है।
ये कैसे बिंब है? घरेलू बिंब है। भाषा इसकी सरल है और बिंब से अंकित वाली है? नील जल में यह किसी की घोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है? यहाँ शमशेर की कविता उषा से ये लिया गया। इस अंश में सूर्य के निकलने से पहले नीले पूर्व आकाश में छा रहे सुनहले प्रकाश के दृश्य का वर्णन किया गया है? सूर्य से निकलने से पहले आकाश का यहाँ वर्णन किया गया है। कवि ने नीले आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को नील जल में या किसी की गोर झिल जैसे हिल रही हो, है? यहाँ कवि नीले आकाश का नीला सरोवर और नीले आकाश को तो क्या माना है? नीला सरोवर, और सूर्योदय के पूर्व की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली जो आभा आती है उसको एक गोरी रमणी की जल में झिलमिला करती देह बताया गया है। उस आभा को क्या बताया गया है? देखो कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने कि नीले आकाश को तो एक सरोवर माना है, और जो सूर्य की आभा लालिमा सी सुबह सुबह की जो किरणें पड़ रही है उसको एक गोरा झिलमिला सा शरीर हिल रहा हो जैसे, है? एक सुंदरी का गोरा शरीर हिल रहा हो। कितना सुंदर प्रतिबिंब का प्रयोग किया है। सूर्य उदय होते ही उषाकालीन यह जादू भरा दृश्य समापित हो जाता है? जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय होने के बाद यह जादू भरा दृश्य समाप्त हो जाता है, अर्थात सूर्य का प्रकाश फैलने से उषा का हर क्षण परिवर्तित होने वाला रंग बिरंगा दृश्य दिखाई देना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। कितनी सुंदर कविता कवि ने यहाँ पे लिखी है। बिंब प्रतिबिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। कवि ने आकाश का नीला सरोवर और सूर्योदय से पूर्व सूर्य की किरणों से उत्पन्न पीली या सुनहली आभा को एक गोरी रमणी की जल में झिलमिला करती देह बताया है। लग रहा है सूर्य के समय भी पीली ज्योति रूपी सुंदरी नीले आकाश रूपी जल में स्नान कर रही है। उसकी झिलमिलाती गोरी देह जल के साथ हिलती प्रतीत हो रही है। बिंब विधान अद्भुत और मनमोहक है? बिंब विधान कैसा है? मनमोहक है। भाषा बिल्कुल सरल है और सरल शब्दों का यहाँ चयन किया गया है। वर्णन शैली कवि की शब्द चित्र अंकित करने की कुशलता प्रमाणित हो रही है। इस काव्यांश में नील जल हिल रही हो कथन में क्या माना गया है? कौन सा अलंकार माना गया है? उत्प्रेक्षा अलंकार माना गया है। नील जल में या किसी की घोर झिलमिला रही देह, मानो नील जल में है, तो मानो यहाँ उत्प्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।